चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि राइट जो वर्ड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कैसे है, एडजेक्टिव किस तरह है, नाउन क्यों है, एडवर्ब क्यों है। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है दैट इज़ अ फॉल्ट दैट विल राइट इटसेल्फ, यानी ये एक फॉल्ट है जो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो राइट वर्ड है ना पहले पार्ट ऑफ स्पीच में, ये वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और विल, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, मॉडल वर्ब्स जितने भी होते हैं उनके बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो शुड, गो, सर बुक पेज नंबर बता दें। वो बाद में बता दूंगा। अभी बीच में जो है ये आपको वैसे भी मिल ही जाएगा, ना करें बस डिस्कस, फिर बुक नंबर बता देता हूँ। अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वो एडजेक्टिव का काम क्यों कर रहा है मैंने आपको बताया है पहले। ही इज़ द राइट मैन फॉर द पोजीशन। यहाँ पे दूसरे में राइट जो है वो एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि द आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद मैंने दो वर्ड्स आपको बताए थे कि अगर आ जाएं तो बीच वाला आपका एडजेक्टिव होता है और लास्ट वाला नाउन होता है। तो द राइट मैन जो है, मैन की क्वालिटी क्या है, वो राइट है, यानी सही है और हकदार है इस चीज़ का। तो राइट यहाँ पे दूसरे में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तीसरे सेंटेंस में देखें, आई आस्क इट एज अ राइट। अब अ आर्टिकल है, उसके बाद एक वर्ड आया। तो एक वर्ड आता है तो वो हमेशा क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में, वो नाउन होता है। तो तीसरे सेंटेंस में ये नाउन कहला रहा है। नंबर फोर्थ में एडवर्ब का काम कर रहा है राइट वर्ड। सर्विस हिम राइट, शी सर्विस हिम राइट, शी लगा ले, ही लगा ले, जो भी एस सर्विस हिम राइट। तो यहाँ पे सर्विस हिम राइट यानी अभी इसको जो है, अभी राइट जो है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। या आप दूसरे सेंटेंस में देखें, ही स्टूड राइट इन माई वे। स्टूड राइट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की जा रही है। दूसरे सेंटेंस ही स्टूड राइट यानी बिसाइड इन माई वे। तो देखें स्टूड वर्ब है, वर्ब के फ़ौरन बाद जो वर्ड आता है यानी जो डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है वर्ब को, वो एडवर्ब होता है। तो राइट वर्ड 4 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो हमने बस ये रटा लगा के रखा है ना कि नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, प्लेस एंड पर्सन। तो आई आस्क इट एज अ राइट, अब मुझे बताइए कौन सा प्लेस है, ये कौन सा पर्सन है। तो एक टेक्निकल अप्रोच होनी चाहिए ग्रामर को पढ़ने की। नंबर दूसरा, राउंड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ये 5 फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी है, वर्ब भी है। ये आप तब कहेंगे जब ये पार्ट ऑफ स्पीच जब वो सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, अ स्क्वायर पिग इन अ राउंड होल। अब इसको पार्ट ऑफ स्पीच देखें, राउंड। अब आर्टिकल अ आया है, आर्टिकल के बाद 2 वर्ड्स हैं, राउंड, होल। तो होल जो है उसके पहले जो वर्ड है राउंड, जो उसकी क्वालिटी है, तो जो नाउन की क्वालिटी बताता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो राउंड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में राउंड वरी नाउन है। द इवनिंग वाज अ राउंड, अ आर्टिकल है, सिर्फ एक वर्ड है, नाउन हो गया। राउंड ऑफ प्लेजर्स, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्लेजर्स नाउन हो गया। फिर राउंड जो एडवर्ब का काम कर रहा है तीसरे सेंटेंस में। ही केम राउंड यानी केम एक्शन है, वर्ब जो मॉडिफाई करता है वर्ब को वो क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो ही केम राउंड, ये लोकेशन की बात की जा रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात की जा रही है। ही केम राउंड टू देयर बिलीफ, टू प्रीपोजिशन है, देयर पॉसेसिव एडजेक्टिव है, कल मैंने पढ़ाया, बिलीफ आपका नाउन है। नंबर प्रीपोजिशन कह रहे हैं, राउंड प्रीपोजिशन है, वो कैसे, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन।
अब ऑब्जेक्टिव केस के लिए प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। द सन नाउन है और नाउन की लोकेशन यानी पोजीशन बताई जा रही है, तो पोजीशन बताने के लिए नाउन का इस्तेमाल करना होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ नंबर 5 लास्ट जो है वर्ब का काम कर रहा है राउंड। वी शल राउंड द केप इन सेफ्टी। वी शल राउंड, शल वर्ब है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ड आता है वो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। तो वी शल राउंड द केप इन सेफ्टी। राउंड मतलब हम एक्शन परफॉर्म करेंगे इसको मोड़ने का। तो जैसे कहते हैं राउंड मैट, सिंधी में तॾो, या हम किसी रिली विहाणो सवड़ जेको भी आहे उनखे मतलब वेड़ियो, मतलब उसको उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं। हाँ, तो मैंने ये सारी सेटिस्फेक्शन बता दी है ना, स्ट्रक्चर बताया था, आपने शायद आज लेक्चर लिया है, वो भी लेक्चर में मौजूद है, आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने टेक्निक बताई थी कि नाउन को और एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका, 4-5 मैंने टेक्निक्स बताई थी। आप सबको याद है? यस सर, यस सर। तो ये बात समझ आई कि पार्ट ऑफ स्पीच का जो एक्शन है हर जुमले के अंदर किस तरह होता है, ये मैंने प्रूफ करके दिखाया। इज़ दैट राइट? ओके, ये हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर रेनर मार्टिन का है। इम्तिहान में इस तरह सवाल आता है, स्टूडेंट परेशान होते हैं हम क्या टिक करें, तो टिक करने का टेक्निक मैंने बता दिया है। वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला सेंस जो है वो पुराना हो गया है, अब नई टेक्निक की तरफ चले जाएं। वो मैंने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाला पार्ट, वो भी मैंने सब्जेक्ट पे लेक्चर दे दिया। अच्छा, इज दैट ओके? डू वी मूव अहेड? यस सर, यस सर। Okay. I hope you all are satisfied with the technical approach towards breaking part of speech through postmortem. Well, we are moving towards another technique of writing skills that need to be focused for your upcoming competitive exams. So let's proceed ahead. अच्छा जी, बड़े जैसे अभी क्लास लिया आराम से इसी तरह जो है अपनी माइक शरीफ जो है म्यूट रखेंगे ताकि अब क्लास को आगे ले चलें। ओके, I hope this screen is visible to all of you. Let's move ahead with the writing skills. So very important for speaking, writing as well as reading skills. तो ये 3 चीज़ें हैं, एक तो राइटिंग, दूसरा स्पीकिंग, तीसरा जो रीडिंग। तो ये तीनों चीज़ें, इन तीनों चीज़ों का ताल्लुक़ होता है वोकेबलरी के वर्ड्स से। वोकेबलरी के वर्ड्स हैं। वोकेबलरी अगर आपकी अच्छी है ना, अगर आपको वोकेबलरी का यूज़ सही आ रहा है तो आप राइटिंग भी सही कर पाएंगे, कॉन्फिडेंटली आप राइटिंग कर पाएंगे, स्पीकिंग बोल भी सकेंगे बहुत ही इफ़ेक्टिवली। रीडिंग जो है ना आपकी कमाल की होगी। अब रीडिंग में टाइम इसलिए स्टूडेंट्स को लगता है क्योंकि वोकेबलरी वीक है, टॉपिक को सही समझ नहीं पा रहे कि टॉपिक कह क्या रही है, मानी का पता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है मसला तो होगा। तो इसके लिए वर्ड्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप राइटिंग करते हैं, वर्ड्स का। और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ऐसे के लिए या हम सीएसएस की तैयारी करें तो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स याद क्यों करें, वो तो काम के नहीं होते। ऐसा नहीं है, बात जो होती है हर वर्ड के कॉन्टेक्सचुअल यूजेज की। अगर वो कॉन्टेक्सचुअल यूजेज आपको आ रहा है और सही से आ रहा है
तो आपका ऐसे तमाम तरह स्टूडेंट से डिफरेंट और यूनिक होगा, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जो असेस करता है पेपर वो आपकी उम्र का नहीं होता, आपकी उम्र होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है इसमें। जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के ऐसे तैयार करता है वो तो मुझे पता है कौन तैयार करता है या कौन चेक असेस करता है, मुझे तो उससे काफ़ी नज़दीकी है। तो कहने का मकसद है कि वो भी यही चीज़ मांगते हैं कि वर्ड का इस्तेमाल सही होना चाहिए। बाकी तो कोई इशू नहीं है कि डिफ़िकल्ट है या सिंपल है। सिंपल इसलिए कहा जाता है ताकि अगले को चेक करने में मुश्किल ना हो, आसानी हो जाए उसको। अच्छा जी, कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं, एनिमोसिटी। फिर इनका मैं यूजेज भी बता देता हूँ। डेली 10 वर्ड्स या 20 वर्ड्स को इस्तेमाल करें। नंबर 2, मैंने ये आर्टिकल के अंदर शायद पढ़ाया भी था, परपेचुअल। नंबर 3, bewildered, bewildered. Number 5 or number 4, bellicose. Number 5, lauded. Number 6, atone for. Number 7, detrimental. अब काफ़ी स्टूडेंट्स को कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे, तो इस मीनिंग बता देता हूँ और इसका यूजेज भी। तो एनिमोसिटी का मतलब सिंपल ही होता है दुश्मनी, इसका मतलब होता है दुश्मनी। तो इसके बाकी वर्ड्स क्या होंगे, रेवलरी, रेवलरी भी कहते हैं और हॉस्टैलिटी भी कहते हैं इसको, हॉस्टैलिटी। अब आपने इनका एग्जाम्पल जो है किस तरह बनाना है ताकि ये जहन में आ जाए। आप किसी इंटरनेशनल लेवल पे किसी मुल्क का नाम लें जहाँ पे ये दुश्मनी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एनिमोसिटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, एनिमोसिटी बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया, एनिमोसिटी बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन। तो ये दुश्मनी के सेंस में इस्तेमाल होता है वर्ड। तो आप जब वर्ड देखें तो उस वर्ड का कॉन्टेक्सचुअल जो मतलब है दुनिया के अंदर देखें कि कहाँ कहाँ पे ये दुश्मनी का सेंस नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ये नाउन का काम करता है और ये पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन है। तो नाउन कहाँ इस्तेमाल होता है, या तो सब्जेक्ट की जगह पे या तो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद है वर्ड परपेचुअल। वर्ड परपेचुअल वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, मुसलसल, कांस्टेंट, अनएंडिंग, कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, अनएंडिंग, मुसलसल। आप इस तरह कहेंगे कि परपेचुअल एनिमोसिटी इज़ नॉट गुड, यानी मुसलसल ये जो दुश्मनी है ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो परपेचुअल आपका एडजेक्टिव है। परपेचुअल एनिमोसिटी, कांस्टेंट, मुसलसल, एडजेक्टिव है। एनिमोसिटी नाउन है, नाउन की जो क्वालिटी होती है वो एडजेक्टिव बताता है। उसके बाद है बेविल्डर्ड। वर्ड बेविल्डर्ड का मतलब होता है परेशान, परेशान होता है। तो इसके लिए वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं परप्लेक्स्ड या कंफ्यूज्ड। बहुत सारे मैंने वर्ड्स बताए थे, आप इस्तेमाल करेंगे शी लुक्स बेविल्डर्ड टुडे या ही लुक्स बेविल्डर्ड टुडे। उसके बाद वर्ड है बेलिकोज। वर्ड है बेलिकोज। अच्छा, वर्ड बेलिकोज का मतलब होता है जो बंदा लड़ाकू नेचर का होता है, यानी हाई टेम्पर्ड होता है। तो वर्ड बेलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू, हाई टेम्पर्ड, यानी जो बंदा ब्लड प्रेशर का ही मरीज़ कह सकते हैं, जो थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ना शुरू कर दे, इसको कहते हैं बेलिकोस, लड़ाकू। ये जो है एडजेक्टिव है, ही इज़ बेलिकोस, यानी ही ये जो है लड़ाकू है, इसकी नेचर ये है। उसके बाद दूसरा वर्ड है लॉडेड। अब ये वर्ड लॉडेड है, लॉडेड का मतलब होता है अप्रिशिएट करना,
किसी को सराहना, lauded. For example, army chief lauded soldiers while addressing in Abbottabad. lauded मतलब appreciate करना, encourage करना, सराहना, praise, extol. वर्ड extol जो है, एक वर्ड है extol होता है, एक्सटोल। एक्सटोल जो वर्ड का मतलब होता है तारीफ़, लेकिन ये हद से ज़्यादा तारीफ़ किसी की जाती है ना, यानी वो रिटन फॉर्म में हो या ओरल में, यानी कि सफ़ा लाए पाए सिंधी में चऊं तारीफ़ करन, एक्सटोल होने के चइबो आहे। ही एक्सटोल्स हिज बॉस, ये बहुत ही एक्स्ट्रा जो है तारीफ़ कर रहा है अपने बॉस की, तो एक्सटोल कहते हैं एक्सट्रीम लेवल ऑफ एप्रिसिएशन या तारीफ़। उसके बाद है एटोन फार, ये एटोन के साथ फार प्रीपोजिशन होता है। एटोन फार का मतलब होता है एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी, यानी कोई बंदा है उसने गलत काम किया, उसके बाद उस अमल के लिए वो एटोन करता है, यानी ही एपोलोजाइजेस, शी एटोन्ड फॉर हर मिस्टेक, यानी उसने अपनी मिस्टेक पे एपोलोजाइज़ किया। तो एटोन फॉर का मतलब होता है एपोलोजाइज। फिर नंबर 7 है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल वर्ड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो चीज़ नुकसानदा होती है, तो सिंपली आप कहेंगे हार्मफुल, हार्मफुल। और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इनिमिकल, और तीसरा वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं परनिशियस, परनिशियस। फोर्थ आप इस्तेमाल कर सकते हैं पेरिलस, और नंबर 4 5 डेलिटेरियस। अब ये वर्ड्स जो है आपने इनका इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, स्मोकिंग इज़ डेट्रीमेंटल टू लंग्स, या आप कह सकते हैं रिगिंग इन इलेक्शन इज़ इनिमिकल टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो इलेक्शन में जो रिगिंग होती है वो जमहूरियत के ऊपर एक बड़ा दाग है या उसके लिए नुकसानदायक। परनिशियस का मतलब भी नुकसानदायक, पेरिलस का, डेलिटेरियस का। अब बात आती है, सर आपने तो बता दिया, आपको तो याद है ये वर्ड्स, हम कहाँ से ले आए ये वर्ड्स? तो आपको इन वर्ड्स को ले आने के लिए एक ही वाहिद तरीका है, वो है रीडिंग का। जब तक आप रीडिंग नहीं करते ना CSS क्वालिफाई करोगे ना PMS क्वालिफाई करोगे। सिर्फ रट्टे लगाने से या MCQ याद करने से CSS PMS नहीं होता क्वालिफाई। और ये तमाम तर वर्ड्स जो मैंने आपको बताए ना, ये मैंने रीडिंग से मैंने हासिल किया है। रीडिंग का मतलब ये होता है कि ये वर्ड्स जो होता है ना इस्तेमाल किए जाते हैं डान आर्टिकल्स के अंदर, और उनमें ये वर्ड्स मुझे नज़र आते हैं। मुझे तो खैर अच्छी खासी रीडिंग है, तो इस वजह से ये मुझे मुश्किल नहीं होता कि ये वर्ड बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब क्या होगा। तो आपको भी रीडिंग करनी पड़ेगी। बाकी सिर्फ 16 ग्रेड की जॉब के लिए MCQ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए रीडिंग करें। बाकी आगे बढ़ने के लिए, सही इस्तेमाल करने के लिए, याद रखिएगा, आप तो यही सोच रहे होंगे सिर्फ एग्ज़ाम निकालें हम। बात एग्ज़ाम तक नहीं होती, बात इज़्ज़त तब बढ़ती है जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे या किसी कॉलेज में या किसी इदारे में अपनी नॉलेज शो कर दें ना, जब दिखाते हैं तो सीनियर लोग भी जो है ना आपकी इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं और आपका मोराल बुलंद होता है, आपको हर बंदा रिस्पेक्ट करता है और यू रिमेन वेरी ब्रेव एंड बोल्ड। तो इनका इस्तेमाल सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं होता, आगे होता है। तो मैं किसी इदारे में हूँ ना, तो जिन्होंने 15-15 साल पढ़ा है, 18 साल, 20 साल, वो बेचारे भी ना कभी कभार मैं देखता हूँ इलाज करते हैं, सर ये इसका मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए, ये इसके मतलब रिस्पेक्ट मैटर्स। वो मुझे, मेरी रिस्पेक्ट मेरे लिए नहीं कर रहे, जो मेरे पास इल्म है ना वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप ये ना सोचें सिर्फ एग्ज़ाम तक मैं चीज़ें करूँगा, नहीं,
आपने एग्ज़ाम के बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जाएंगे ना किसी इदारे में, यू विल बी शाइनिंग देयर, इज़्ज़त होगी आपकी। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल रीडिंग के थ्रू होता है। अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। वी आर मूविंग अहेड। और वर्ड्स का इस्तेमाल करें, यूजेज का। ग्रामर जो है सिर्फ आपकी स्ट्रक्चर बेहतर कर सकता है, बाकी चीज़ें हैं ना वो आपकी वोकेबलरी से बेटर होंगे। आप आईआर से ही पढ़ सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस से ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर से ही पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक और लिस्ट है कुछ वर्ड्स की, आई वुड लव टू शेयर। यानी मैंने सारी डांस से ही निकाली हैं सारे वर्ड्स और बाकी एग्ज़ाम से। जैसे पहला वर्ड है ईस्टर्न। ईस्टर्न, अब अगर किसी को आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है। नंबर 2 टर्मोइल। टर्मोइल। नंबर 3 रिकॉग्नाइज। नंबर 4 ऑनस्लॉट। नंबर 5 evacuation। नंबर 6 मेफडेट। ये मैंने डांस से सारे वर्ड्स निकाले और मेफडेट। उसके बाद नंबर 6 है फ्यूराइल। ये आपसे ना पूछे जाएंगे इम्तिहान में, बाकी वाट हु विच दैट नहीं पूछते सवाल में, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद वर्ड है फ्रीवोलस, या आप कह रहे हैं ऑब्स्टेकल्स। क्या हो गया इसमें? ऑब्स्टेकल्स। नंबर 8 एडामंट। ये वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वर्ड स्टन का मतलब होता है दंग रह जाना। आपने कोई ऐसी बात कही जिसको सुन के तमाम तर लोग जो है दंग रह गए, तो दंग रह जाने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है स्टन, हैरान हो जाना। व्हेन आई शेयर माई सक्सेस ऑफ CSS, या व्हेन आई शेयर्ड अ सीक्रेट विथ माई फ्रेंड, ही स्टर्नड एट दैट, यानी ये जो है दंग रह गया। और स्टंड जो है का मतलब होता है दंग रह जाना। कोई किसी की सक्सेस स्टोरी सुनता है या ऐसी बात सुन के वो हैरान हो जाता है कि यार वाह, क्या इसने बड़ी सक्सेस हासिल की है। तो स्टंड का मतलब होता है दंग रह जाना, हैरान हो जाना। उसके बाद दूसरा वर्ड है टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब बहुत ही आसान है। हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के जब लड़ते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे बड़ा ना हंगामा हो जाता है। टोटल लड़के जो है लड़ते हैं 4-5, देखने वाले तकरीबन 400-500 होते हैं। तो ये लड़ाई वाला जो माहौल होता है ना, इसको कहते हैं टर्मोइल और हंगामा। और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है ख्यास, कमोशन। कमोशन, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको ज़रा गौर के साथ सुनिएगा। फॉर एग्जांपल आपने कहा आई सा टर्मोइल इन यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध येस्टरडे, या व्हेन आई सा क्यास, जब मैंने हंगामा देखा। आई स्टार्टेड क्राइंग, या आई सा कमोशन इन कॉरिडोर ऑफ द कैंपस, यानी हंगामा, शोर शराबा। इसके लिए वर्ड होता है दूसरा शोर शराबा। या असेंबली में आप देखते हैं जो मेंबर हजरात होते हैं, MNA या MPs, वो भी शोर हंगामा करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए वर्ड भी टर्मोइल इस्तेमाल होता है।
रिकग्नाइज, इसके दो मतलब होते हैं रिकग्नाइज के। एक तो होता है तस्लीम करना, फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान को इंटरनेशनल स्टेट्स ने रिकग्नाइज कर दिया, यानी तस्लीम कर दिया, मान लिया कि ये एक रियासत है। तो इसके लिए जो दूसरा वर्ड होता है उसके लिए एक होता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब भी होता है तस्लीम करना। एक दूसरा मतलब होता है पहचानना। क्या मुझे आपने पहचाना? डिड यू रिकग्नाइज एट द प्रोग्राम? क्या मुझे आपने पहचाना प्रोग्राम में? नो आई कुड नॉट रिकग्नाइज, नहीं मैं आपको नहीं पहचान सका। तो रिकग्नाइज के दो वर्ड होते हैं, एक तो तस्लीम करना, दूसरा मतलब है पहचानना। उसके बाद एक वर्ड है ऑनस्लॉट। ऑनस्लॉट भी मैंने डांस से हेडलाइन में देखा, इसका मतलब होता है अटैक, हमला। और इसके लिए दूसरा वर्ड होता है असॉल्ट, इन्वेजन, इन्वेजन, हमला। ऑनस्लॉट ऑफ इसराइल इज कंटिन्यू ऑन पैलेस्टीन। तो ऑनस्लॉट का मतलब है हमला, अटैक, ब्रूटल तरीके से। तो ऑनस्लॉट का मतलब है अटैक, हमला, इन्वेजन। फिर है एवैक्यूएशन। एक वर्ड होता है एवैक्यूएट, वो वर्ब है। ये एवैक्यूएशन नाउन है। एवैक्यूएशन वर्ड इस्तेमाल होता है जब किसी को फोर्सफुली उस एरिया से निकाला जाता है। तो निकालने का अमल लेकिन वो फोर्सफुली होता है। जैसे हाँ, निकालने का काम, फॉर एग्जांपल एवैक्यूएशन ऑफ अफगान पीपल फ्रॉम पाकिस्तान इज़ गोइंग ऑन। तो अफ़गानिस्तान के जो लोग थे, कुछ साल के लिए रह रहे थे यहाँ पाकिस्तान में, तो उनका निकालने का अमल जो है एवैक्यूएशन, यानी वहाँ से हटाकर अपने मुल्क भेज देना, उसके लिए एवैक्यूएशन। और एक वर्ड होता है वतन वापसी। तो वतन वापसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, आप में से कौन बताएगा अगर किसी को आ रहा है? वतन वापसी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रिपेट्रिएशन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। इसके लिए वतन वापसी के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है रीपैट्रिएशन। रीपैट्रिएशन, वतन वापसी। repatriation of Afghan people is going on। तो evacuation का मतलब होता है निकालने का अमल, repatriation का वतन वापसी। उसके बाद वर्ड है मेफडेट। तो मेफडेट का मतलब होता है गुस्से का इजहार दिखाना, गुस्से का इजहार करना। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने एक इदारे के ऊपर अपने गुस्से का इजहार किया, तो हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट मिफ्ड एट FIA, यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुस्से का इजहार किया। तो सुप्रीम कोर्ट तो खुद नहीं करती, लेकिन उसमें जो बंदे बैठे होते हैं, जैसे सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और बाकी जो जजेस साहिबान हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो मिफ्ड एट का मतलब होता है गुस्से से देखना किसी को या नाराज़गी का इजहार करना। उसके बाद वर्ड है प्यूराइल। वर्ड प्यूराइल, प्यूराइल वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ आपको चाइल्डिश नज़र आती है या चाइल्डिश लगती है। आप कहेंगे यार आप जो ये बातें कर रहे हो ना, ये बहुत ही प्यूराइल बातें हैं, यानी चाइल्डिश, बच्चों वाली बातें। इनफेंटाइल, इनफेंटाइल। You always come up with the puerile arguments when it comes to debate, when it comes to speech, so when it comes to constructive exchange of ideas, you always come up with the puerile arguments। puerile मतलब childish, बचपने वाली जैसी जो हरकतें होती हैं उसको puerile कहते हैं। उसके बाद दूसरा वर्ड है obstacles, लास्ट, सेकंड लास्ट। ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है रुकावट्स, और इसके लिए बाकी वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे वर्ड है हर्डल्स। शी फेसेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स ऑन डेली बेसिस। इसके लिए दूसरा जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इम्पेडिमेंट्स।
ये भी डाउन में इस्तेमाल होता है अक्सर। इम्पेडिमेंट्स और हर्डल्स, इम्पेडिमेंट्स, ऑब्स्टेकल्स और बैरियर्स। बैरियर्स आप कहेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ बैरियर्स टू गो लाहौर फॉर CSS प्रिपरेशन। या women and sin have been going through या facing a lot of hurdles owing to feudal system। जागीरदारा निज़ाम की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इम्पेडिमेंट्स, हर्डल्स, बैरियर्स, ऑब्स्टेकल्स, तमाम तर वर्ड्स को सिंपली उर्दू में कहा जाता है रुकावट या रुकावटें। नंबर वर्ड है एडमंट। एडमंट फॉर एग्जांपल PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई एक फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला जो है लास्ट और फाइनल है। वो जो कहते हैं कि बस हमने बात कह दी है, अब इसको चेंज नहीं करना है, नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। मतलब अपनी बात में कोई लचक नहीं दिखाना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेकर आना, उसके लिए वर्ड एडमंट इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली इसको कहा जाता है ज़िद्दी। हाँ, पत्थर पे लकीर कहते हैं एडमंट। ही इज़ एन एडमंट मैन। ये जो शख्स है वे बहुत ही ज़िद्दी है। इसके लिए एक और वर्ड इस्तेमाल होता है अनयील्डिंग। मैंने आर्टिकल में शायद आपको पढ़ाया था, याद आ रहा है, अनयील्डिंग। और दूसरा इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया था अनकम्प्रोमाइजिंग। कंप्रोमाइजिंग, अनकम्प्रोमाइज, अन मतलब नो, कंप्रोमाइज मतलब समझौता ही नहीं करता किसी की बात का। तो इसके लिए इस तरह जो है ना वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वर्ड्स जो है आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। इफ़ यू रियली वांट्स टू लर्न समथिंग और प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं तो यही तरीक़ेकार है फ्रैंकली स्पीकिंग। और एक और पॉइंट है, आप कहेंगे ये पढ़कर हम क्या करेंगे, कुछ भी, मतलब वाट एवर आप कुछ भी कर लें, डॉक्टर बने, CSS ऑफिसर बने, अल्टीमेट गोल है पैसे बनाना। आप कितनी भी दावा करते हो कि मैं बड़ा ज़की इंसान बनूंगा, मैं लोगों के लिए रोड पे निकल के मैं पानी पिलाऊंगा, कुछ नहीं होता है। लास्ट एंड फाइनल पैसे बनाया जाता है। तो आप अभी कुछ भी कह दें वो अलग बात है, मैं आपकी इस बात को रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं पैसे की जगह ज़रूर होगी। तो इन वर्ड्स से आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं अगर यही वर्ड्स आप पढ़ाएं ना स्टूडेंट्स को। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती चीज़ें, तो ये पैसे जैसे आप भी भर रहे हैं पैसे, तो बहुत सारे लोग इसी तरह दुनिया में पड़े हुए हैं आपके इर्द गिर्द, उनको ये चीज़ें पढ़ाएं तो आप पैसे कमा सकते हैं। अल्टीमेट गोल है बस सरवाइव करना। वो किस तरह सरवाइव करना है, वो गॉड ऑफ इकॉनमी। अच्छा, यहाँ तक बात समझ आ रही है आप सबको? इज़ दैट क्लियर एंड विजिबल? और बात भी समझ आ रही है, आई होप सो। सर कल कुछ प्रीपोजिशन के रूल्स बताए गए थे, आपने कहा था आज करवाऊंगा। किसके रूल्स बताने हैं? सर प्रीपोजिशन के आपने कहा था ना, कल कुछ रूल्स बताए गए, हम आज के नाम आज करेंगे। प्रीपोजिशन तो मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने एडजेक्ट प्रोनाउन पढ़ाया था कल। सॉरी प्रोनाउन सर, प्रोनाउन। हाँ हाँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन गो थ्रू रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। पंक्चुएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, पंक्चुएशन मैटर्स अ लॉट। अच्छा, एक और कल मैंने आपके साथ शायद वीडियो शेयर नहीं किया, वो प्रोनाउन का ही था। चलें जी, अब वो आपको बता देता हूँ। एक दो मैंने सेंटेंसेस आपके साथ शायद शेयर नहीं किए, वो आपको आज बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ थे शायद कोई, हाँ जी, कुछ रूल्स इस तरह थे, कुछ पॉइंट्स थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ।
वो क्या थे, आइए देखते हैं। हाँ, कल प्रोनाउन की कुछ पॉइंट्स रहती थी, वो अब आपको क्लियर करके बता देता हूँ। हाँ, वो ये थी कि जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, वो इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है वो आपको बता देता हूँ और इसका यूजेज भी बता देता हूँ। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? एवरीबॉडी, नोबॉडी। स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही? अच्छा, तो फिर मैंने वहाँ से शेयर नहीं किया, मैंने डायरेक्ट वहाँ से शेयर कर दिया है। अच्छा जी, अभी आएगी आपको स्क्रीन। हाँ, मैंने ये बताया था, मैंने ये बताना था कि ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है वो मैंने कल नहीं पढ़ाया आपको। ये इंडेफिनेट प्रोनाउन, अच्छा, ये आवाज़ बंद रखिएगा प्लीज़। इंडेफिनेट प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कल मैंने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूजेज बताया था आपको। दिस, दैट, दीज, दोज, मैंने कल पढ़ाया था डेमॉन्स्ट्रेटिव का, याद है आपको? दिस, दैट, दीज का मैंने पढ़ाया था ना? हेलो, यस सर, पढ़ा है। ठीक है। अब एक जुमला लिख रहा हूँ। दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई पेन। तो मैंने कहा दिस पेन इज़ माइन। हाँ जी, अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स लिखे हैं, दिस और यहाँ पे भी दिस। ये दोनों, ये डिफरेंट पोजीशन के साथ इस्तेमाल हुआ है और आप इन दोनों को जो है ना डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, वजह क्या है वो भी बता देता हूँ। वजह ये कि ये जो दिस है ना पहले वाले सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुई है, वो ये खुद जो है दिस इज़ माई पेन। अब पेन जो है वो दिस इंडिकेट कर रहा है, ये है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस पेन इज़ माइन। अब पेन जो है नाउन का है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये यहाँ पे जो है ना दिस, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पेन नाउन है, पेन को मॉडिफाई कर रहा है, पेन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। तो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में ये फ़र्क होता है सिर्फ पोजीशन की वजह से। फॉर एग्जांपल मैंने कहा दैट बॉय इज़ हैंडसम, दैट बॉय इज़ हैंडसम, दैट इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक। अगर मैं आपसे पूछूं दैट पहले सेंटेंस में क्या है, दूसरे में क्या है? पहले में एडजेक्टिव है, दूसरे में प्रोनाउन है। तो ये ख्याल रखिएगा, कभी कभार इम्तिहान में आता है और पूछते हैं डिफ्रेंशिएट करके बताएं ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है और ये क्या है। आप तो कहेंगे यार ये तो दिस दैट तो मैंने डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, तो ये नाउन की वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है? इंडेफिनेट का मतलब होता है जो चीज़ हमें वाज़े नहीं होती, यानी क्लियर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा अच्छा जी, मैंने वर्ड लिखा एवरीबॉडी एनीबॉडी नोबॉडी। अच्छा, ये बहुत सारे हैं, तो इनके बाद जो है ना वर्ब का हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है।
ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी इज होना चाहिए, एवरीबॉडी आर नहीं होगा। और इसी तरह एनीबॉडी हैज़ होगा या हैव होगा तो हैज़ लगाना है। नो बॉडी इज होना चाहिए। अब याद रखिएगा एक और पॉइंट, एवरी जब भी इस्तेमाल हो सेंटेंस में, एवरी बॉय, अच्छा जी, एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल। अब आप मुझे बताएंगे ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होना चाहिए, वो सॉरी ये जो है वर्ब कौन सा इस्तेमाल होना चाहिए, इज लगेंगे आर लगाएंगे आप? वेरी गुड, यहाँ पे इज लगाना है नॉट आर। आप ये समझे होंगे कि एंड लगा हुआ है गर्ल और बॉय तो हम आर लगाएं, नहीं, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखनी है। एवरी का मतलब होता है इंडिविजुअल, हर एक की अलग अलग बात की जा रही है। तो एवरीबॉडी अगर आए तो 3-4 भली नाउन साथ हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना। और पॉइंट, माय फ्रेंड एंड पार्टनर, माय फ्रेंड एंड पार्टनर आर लगेगा या इज लगेगा? हाँ, वेरी गुड, नहीं इज लगेगा यहाँ पे। मैं वजह बता देता हूँ, इज क्यों लगेगा, आर क्यों लगेगा, वो बता देता हूँ, एक मिनट। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स और पार्टनर्स हो तो फिर वो भी बात बता देता हूँ। अगर माय, यू आर सना देयर, सानिया, अच्छा सर यहाँ पे माय फ्रेंड है पार्टनर दोनों एक ही है। वेरी गुड, इसका मतलब ये है यहाँ पे माय का अगर एक आ रहा है ना, माय एक का, तो इसका मतलब है कि फ्रेंड भी वही बंदा है और पार्टनर भी वही बंदा है। तो फ्रेंड और पार्टनर एक ही शख्स हैं। जब एक शख्स है तो फिर आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इज़ लगाना है। आर तब आएगा जब यहाँ इस तरह होता माय फ्रेंड एंड माय पार्टनर। अगर एंड के बाद भी माय आता तो फिर आपने आर का इस्तेमाल करना था, क्योंकि माय फ्रेंड अलग हो गया और माय पार्टनर अलग हो गया। यानी माय का मतलब भी होता है अलग अलग इंडिविजुअली इंडिकेट करना। आई होप यू आर गेटिंग मी प्रॉपरली। एक और सेंटेंस, द हेडमास्टर एंड टीचर, इज होगा या आर होगा यहाँ पे? हाँ, तो याद रखिएगा यहाँ पे भी इज होगा। इज इसलिए कि वो द आर्टिकल की वजह से। इसका मतलब है हेड मास्टर भी वही बंदा है और टीचर भी वही शख्स है। अगर इस तरह होता तो फिर क्या लगाएंगे, द हेड मास्टर एंड द टीचर, फिर आ रहा है द की वजह से। तो ये द का टीचर अलग है या हेड मास्टर। तो ये कुछ जो है रहते थे, कल मैंने आपको बताया और इसका यूजेज था जी। सर ये जब